ऑलराइट देखो, बहुत बच्चों को एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी समझने में थोड़ा सा डाउट है। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके थोड़े न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो देखो, दो चीजें। पहली बात, स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन। जो प्रोसेस खुद हो जाए बिना किसी के हेल्प के, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट अकर्स ऑन इट्स ओन without the help of external agency। ठीक है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस दैट does not occur on its own without the help of external agency, a process that does not occur on its own। ठीक है, कुछ चीजें लाइफ में खुद हो जाती हैं और कुछ चीजें लाइफ में कभी भी नहीं होती। जैसे तुम्हारी लॉटरी लगती नहीं, अ प्रोसेस, कोई जैकपॉट तुम जीते नहीं, अ प्रोसेस दैट डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, उसे हम क्या बोलेंगे? अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब इसका अगर मैं केमिस्ट्री में एग्जांपल दूं तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे H2 और O2 मिलकर H2O बनाना इज स्पॉन्टेनियस। क्या है ये? स्पॉन्टेनियस। पर वाटर का H2O और O2 में टूटना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसको कराया जा सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी। किसकी फॉर्म में हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यहाँ पे वाटर को हम H2 और O2 में तोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस खुद हो जाता है, ये नहीं होता। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इतनी सी बात क्लियर है? तो से क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके सर। यस। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कौन से प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस होते हैं और कोई प्रोसेस क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये बात समझ में आई? कोई प्रोसेस क्यों खुद हो जाता है और कोई प्रोसेस क्यों खुद कभी नहीं होता। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने जाना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, देर आर टू there are two favorable conditions। दो फेवरेबल कंडीशन हमने आइडेंटिफाई करी है जिसकी हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि कोई प्रोसेस खुद होगा या नहीं। पहला इज डिक्रीज इन एंथैल्पी। डिक्रीज इन एंथैल्पी, हमने देखा कि चेंज इन एंथैल्पी जिसका नेगेटिव होता है, क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी जिसका नेगेटिव होता है, यानी कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं वो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होती है। ज्यादातर मतलब नॉट ऑलवेज, बट ज्यादातर। फेवरेबल का मतलब होता है अच्छा रहेगा, पर फेवरेबल का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में दो फेवरेबल कंडीशन है। पहली फेवरेबल कंडीशन है एंथैल्पी में डिक्रीज। एंथैल्पी में क्या हो? डिक्रीज, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या हो? नेगेटिव। ठीक है, गिव मी वन। यस, डिक्रीज इन एंथैल्पी में याद रखें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो वो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब इट्स लाइक दिस, एक एक बॉल ऊपर से नीचे आ जाती है,
एक बॉल तुमने सोचा वो ऊपर से नीचे आना उसके लिए स्पॉन्टेनियस है, यस और नो? यस सर। पर क्या वो बॉल वापस ऊपर जा सकती है? नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस प्रोसेस में वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यस और नो? ठीक है। यस तो सर। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं इन दी टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ऐसे ही एक लट्टू घूमते घूमते रुक जाता है ना, तो उसके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ रुकना। रुकना उसके लिए क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। इस प्रोसेस में जब वो रुकता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है। मैं बोल सकता हूँ एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक है ये प्रोसेस, है ना? तो ये खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है। पर क्या एक बैठा हुआ लट्टू खुद चलने लग सकता है? तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि वो उसमें एनर्जी लगेगी, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? और जब बॉल को भी ऊपर जाने के लिए एनर्जी नहीं है, लूज करना उनके लिए स्पॉन्टेनियस होता है और गेन करना उनके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। सिंपल सी बात है। तो ये वाली बात दिमाग में क्लियर है कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो यूजुअली क्या हो सकती है? स्पॉन्टेनियस। पर हमारा दिमाग वहां पे घूम जाता है जब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस देखते हैं जो कि एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। बहुत से N2O2 वाली या फिर NO2 बना रहा था उसमें, हम रिएक्शन देखनी पड़ेगी। एक एग्जांपल तो याद कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक सेंस, N2 प्लस O2 गिव्स NO2 या NO? NO2 है। तो रिएक्शन दे रखी है कुछ हमें, हमें बोला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं और उनका कुछ एग्जांपल्स हमें दे दिए लाइक दिस। वो तो थी नहीं, ये एक्सोथर्मिक है। हाँ, ये हाफ N2 प्लस O2 गिव्स NO2, ये एक अच्छी रिएक्शन है याद रखने के लिए। एक कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड, ये ज़्यादा इजी रिएक्शन है। वैसे कोई तुमसे पूछने नहीं वाला कि ऐसे कोई एग्जांपल दो, ठीक है? तो मुझे ये वाली याद हो गई, कार्बन प्लस सल्फर गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड, ये था या S6 था? ठीक है, सल्फर S था। ठीक है, सल्फर की डिफरेंट फॉर्म होती है, S6, S8, S2 भी होती है डायमैग्नेटिक फॉर्म में। कार्बन प्लस 2S, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? एंडोथर्मिक। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एंडोथर्मिक प्रोसेस भी खुद हो जाता है, कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो इससे एक बात सच हो गई कि ये अकेला फैक्टर नहीं है डिसाइड करने वाला, ठीक है? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन कैन ऑल्सो बी स्पॉन्टेनियस, वो हमने यहाँ पे देखा। ये क्लियर है सबको, यस और नो? ठीक है, तो सेकंड फेवरेबल चीज क्या है? यस सर। इंक्रीज इन एंट्रोपी। सेकेंड फेवरेबल चीज क्या है? इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी होता क्या है उसको साइड में लिख लेते हैं, इतना कोई डरने की बात नहीं है। एंट्रोपी में बोल रहा हूं ना, ये चैप्टर में बस नाम ही डरावने और कुछ नहीं। एंट्रोपी इज मेजर ऑफ रैंडमनेस, इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस का मेजर है। रैंडमनेस मान ले कौन कितना रैंडम है, सर कौन आपकी आवाज कितना। कट रही है। यस, मेरी आवाज सबको कट रही है, क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है। नो सर, क्लियर है। इट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, ठीक है? सर आप क्या अच्छा, रिवाइज करा रहे हो? मैं मैं थोड़ा 5 बजे लेट आया तक हूँ सर। थर्मो रिवाइज करा रहा हूँ, 5 से 6 में मैं एस ब्लॉक करा रहा हूँ, ओके सर। ठीक है? अच्छा, अब एंट्रोपी यानी रैंडमनेस बढ़ना। इंक्रीज इन एंट्रोपी माने रैंडमनेस बढ़ना। किसी को ये डेल्टा वाले चीज में कंफ्यूजन होती है तो अभी पूछ लो, अभी मौका है कि डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, डेल्टा एच नेगेटिव क्यों, ये पूछना है, आखिरी मौका है, बता दो एक बार। देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे इसकी एंथैल्पी H1 है, ये इसका इनिशियल स्टेट है, और बॉल जब नीचे आ जाती है तो वो H2 है। हमेशा चेंज थर्मो में होगा H2 माइनस H1, क्या होगा? H2 माइनस H1, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं
तुम बताओ किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, H1 में या H2 में? H1 में। H1 में ज्यादा थी और H2 में कम, है ना? तो H2 छोटा है, H1 बड़ा है। अगर H2 छोटा और H1 बड़ा तो डेल्टा H क्या हुआ? नेगेटिव। ये बात समझ में आई? अच्छा, जब भी कोई चीज में कुछ डिक्रीज होता है तो उसका चेंज नेगेटिव होता है। अच्छा, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। हमने बोला था एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में 2 बॉल्स रख दो, ठीक है? इस कंटेनर में एक सॉरी गैसेस रख दो। इन गैसेस में अगर हम इन दोनों के बीच का कंटेनर वॉल हटा दें तो ये आपस में स्प्रेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्प्रेड, है ना? ये स्पॉन्टेनियस है। पर ये क्यों हो रहा है? क्या इसमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का केस है? नो, यहाँ पे केस है रैंडमनेस बढ़ाने का। इसमें रैंडमनेस कम थी, इसमें रैंडमनेस ज्यादा है। तो इसकी S1 और S2 में से कौन बड़ा है? दिव्यांशी क्या लगता है किसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ी है, S2 की या S1 की? S2 की ज्यादा है, ठीक है? तो डेल्टा S विल बी S2 माइनस S1, और S2 माइनस S1 क्योंकि S2 बड़ा है S1 से, तो ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो एंट्रोपी चेंज, डिसऑर्डरनेस बढ़ने के लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। हमने ये देखा है वो प्रोसेसेस खुद हो जाते हैं जो जिनके अंदर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो अब हमें ये पता चला दो चीजें कि ये प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस उसके लिए एंथैल्पी शुड बी नेगेटिव और एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव। उसके लिए एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। और एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक नया फंक्शन हमने बनाया जिसे बोलते हैं गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी। देखो अब तुम्हें दो चीजों पे ध्यान देना था पहले, एंथैल्पी पे भी और एंट्रोपी पे भी, यस और नो। अब हमने एक ही चीज दोनों को कंबाइन करके एक बना दिया, ठीक है? तो अब हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, हमने गिब्स एनर्जी बनाया क्योंकि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम एंथैल्पी और एंट्रोपी को एक ही जगह देख लेंगे, ठीक है? एंथैल्पी नेगेटिव, एंट्रोपी पॉजिटिव। ये याद रखने की बजाय तुम ये याद रखोगे कि गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस खुद होगा, अगर गिब्स एनर्जी क्या हो? नेगेटिव, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, और अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आया, हाँ या ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर किसी भी चीज का डिफरेंस निकालना हो तो हमेशा मतलब जैसे H2 है तो H2 -1 करना पड़ेगा मतलब थर्मोडायनेमिक्स में हाँ, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है? हो सकता है कुछ और चैप्टर्स में हमारा जो है वो 1 - 2 भी कर देते हो चेंज के लिए, बड़े से छोटा करते हो, पर हम थर्मोडायनेमिक्स में कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए एक ही चीज फॉलो करेंगे हमेशा, 2 - 1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? सर ओके। तो गिव्स एनर्जी नेगेटिव, गिव्स एनर्जी पॉजिटिव, तो क्या, इज दिस क्लियर? टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर। टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर, ठीक है? अगेन मैं बोल रहा हूं कि 11th में पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान दें, ठीक है? और समझें हर एक चीज को बारीकी से। अगर तुम्हें जेई मेंस या नीट क्लियर करना है, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, मैं ऑपरेशन वगैरह भी करा लूंगा तुमसे, पर तुम पढ़ लेना, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो जसमीत, कहाँ से क्या बताऊं? बोलो। एनर्जी बता दो दोबारा।
गिब्स एनर्जी हमने एक ही फंक्शन बना दिया जो हमें दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देता है, एंथैल्पी को भी और एंट्रोपी को भी। एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए थी, एंट्रोपी पॉजिटिव होना चाहिए था। तो गिब्स एनर्जी नेगेटिव हुई फाइनली। अगर कुछ भी हो केस, गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, गिब्स एनर्जी अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हमें ना इस पे ज्यादा ध्यान देना ना इस पे, इन दोनों को प्लस माइनस करके देखना है गिब्स एनर्जी का क्या साइन आ रहा है। ठीक है, तो और एक ये ही भी चीज याद बताता रखना है। क्या है वैसे, क्या बोलो मतलब पे? एनर्जी सिर्फ यही बताता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, यही काम है इसका? ये वाली गिब्स एनर्जी, यस सर। इसको हम फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। गिब्स एनर्जी को हम एक और नाम से बोलते हैं फ्री एनर्जी। हम ये मानते हैं कि ये जो एनर्जी है ये वो एनर्जी होती है जो सिस्टम के पास फ्री है टू डू सम वर्क। मतलब अगर किसी सिस्टम के पास एनर्जी होगी फ्री की तो वो काम करेगा, अगर उसके पास फ्री की एनर्जी नहीं है, बांटने के लिए एनर्जी नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो गिब्स एनर्जी का मतलब हमने ये समझा हुआ है कि गिब्स एनर्जी इज दी एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क, जो वर्क को करा सके। और ये वेली एनर्जी है। वेले लोगों के पास ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने का, पर वो करते नहीं है, वो अलग बात है। पर हमारे थर्मोडाइनमिक्स में ये वेली एनर्जी है जिससे काम किया जा सकता है। ठीक है, तो गिव्स एनर्जी को अगर तुम वैसे समझना चाह रहे हो कंसेप्चुअली, तो इट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। क्लियर कृतिका? ओके सर। नेक्स्ट। तो सर सर जो हाँ, एंट्रोपी बोलो। है इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे आपने डिक्रीज इन एंट्रोपी एच से रिप्रेजेंट किया और इंक्रीज वाला एस से। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इंक्रीज वाला इससे नहीं, देखो एक बात सुनो। एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। क्या होती है? रैंडमनेस। रैंडमनेस को हम एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं वंशिका। ठीक है, और एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी होती है हीट और एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। ठीक है वंशिका? ओके सर, वो कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ पूछो, जो भी डाउट है किसी का, कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे पूछो। घर पे बैठे बैठे नहीं, छोटी से छोटी बात कुछ भी हो मैं बिना डांटे बताऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा वंशिका तुमने क्वेश्चन पूछा। प्लीज सारे पूछो, जो यहाँ पे भी दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज आस्क इट। अभी हम सर रिवीजन एक कर बार रहे ये हैं आखिरी बार। फॉर्मूला बता दो, कौन सा मतलब जो मैं? गिब्स एनर्जी का है, मतलब डेल्टा गिव एच माइनस टी। हाँ, गिब्स एनर्जी में ना हमें एंथैल्पी चाहिए और एंट्रोपी चाहिए। एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, एंथैल्पी होती है हीट। तो डेल्टा जी, ये गिव्स एनर्जी चेंज जो होता है दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, टेम्परेचर है। गिव्स एनर्जी को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है मैं? यस सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, लिखें कैलकुलेट, या एक एग्जाम्पलर खोल लें, एग्जाम्पलर से आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर में। वैसे उसके आंसर तो मैं डायरेक्ट गूगल पे भी मिलते हैं। कभी टीचर बहुत स्मार्ट होता है, ऐसा है किसी का जो खुद ही क्वेश्चन बनाता है और फिर कभी गूगल पे नहीं मिलते, ऐसे हैं कोई टीचर? सारे मिल जाते हैं गूगल पे, एक भी पर नहीं मिलता? आपके नहीं मिलते। मेरे नहीं मिलते। ये तो मुझे ऐसे ही बोल रहा है, मुझे लग रहा है। अच्छा, तो एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो और एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, मेंस तक की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। नीट तो कवर हो ही गया, इसमें मेंस भी हो जाएगा, एडवांस नहीं होगा। ठीक है, देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन ये देखते हैं। स्पॉन्टिनिटी मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट असिस्टेंस, राइट? तो वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहे हैं द प्रोसेस विच अकर स्पॉन्टेनियसली आर
फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी। ठंडी चीज से गर्म चीज में हीट जाती होगी? नो सर। नो सर। नहीं जाती होगी, है ना? ठीक है। गैस इन अ कंटेनर कॉन्ट्रैक्टेड इनटू वन कॉर्नर, गैस एक जगह पे जाके कॉर्नर पे हो जाएगी? ये एंट्रोपी के खिलाफ है, नो रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। हाँ सर। नो। ठीक है, गैस एक्सपैंडिंग, ये तो एंट्रोपी का केस है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, ये हो सकता है, पर मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन जैसे कोयले को जलाते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक? एग्जैक्ट। एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि कोयला जलता है पर वो अभी जल तो नहीं रहा, तो तुम ये सोचोगे कि जो कोयला है या कोक है उसको, वो उसका जलना स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? व्हाट डू यू से? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कंसेप्ट अभी थोड़ा सा वीक है। अच्छा, कोक को अगर मैं आग लगा दूं, कोयले को अगर मैं आग लगा दूं, जलता रहेगा हमेशा? क्या उसे एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए? नहीं। उसे क्या चाहिए था? उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, उसको स्टार्ट कराने के लिए चाहिए। पर जब वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट कराने वाली बात एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती, स्टार्ट कराने वाली चीज एक्टिवेशन एनर्जी होती है। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी तुम दे सकते हो किसी को। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद कोई चीज खुद होता रहे, माचिस का जलना, तुमने उसे एक्टिवेशन एनर्जी दी, उसके बाद वो प्रोसेस कैसा है? खुद होने वाला, वो स्पॉन्टेनियस है। तुम इसको एक्सटर्नल एजेंसी नहीं मान सकते। एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो पूरा टाइम लगी रहे, जैसे बिजली, जब तक बिजली चलती रहेगी तब तक वो पानी H2O2 बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। तो कोल का बर्न होना एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर करता है, पर वो जलता रहता है विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, तो वो स्पॉन्टेनियस है। ओके, सर जब तक वो जला नहीं है तब तक तो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा ना। तब भी हाँ, अगर वो हो नहीं रहा तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, पर वो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब उसको तब हम बोलेंगे नहीं। अगर वो कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल, यानी वो जल रहा है, तो वो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। और अगर वो ओके। जला भी रहे हो, तुम किसी चीज को एक्टिवेशन दे रहे हो, तो भी चलेगा, वो तब भी स्पॉन्टेनियस ही कंसिडर होगा। वो एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होता अगर तुम किसी चीज को स्टार्ट करने की एनर्जी की बात कर रहे हो। ठीक है, ये बात दिमाग में क्लियर हो गई है सबके? यस और नो? सर अगर हमने स्टार्ट किया ही नहीं तो? स्टार्ट नहीं किया तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तुमने स्टार्ट करा है प्रोसेस और वो हो रहा है अपने आप, तो हम उसको स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर तुमने उसको स्टार्ट ही नहीं किया तो प्रोसेस को पता कैसे चलेगा कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? तुम्हें कुछ स्टार्ट तो करना होगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट। वैसे इसके क्वेश्चन फिर टफ हो जाते हैं एग्जाम्पलर। हमने देखी तो थी कि इसमें कुछ था नहीं खास, है ना? न्यूमेरिकल्स नहीं मिल रहे। एंट्रोपी के न्यूमेरिकल्स मुझे बनाने पड़ेंगे। चलो बनाओ, लिखो। ठीक है, लिखें। अ प्रोसेस A plus B goes to C, releases 500 kilojoule heat and change in, yeah, delta S for this process is
20 joule per mole per Kelvin. Delta S for this process is 20 joule per mole per Kelvin. At what temperature? Minus 20 joule per mole per Kelvin. At what temperature will this reaction become spontaneous? At what temperature range बताना है will this process be spontaneous? ठीक है, जब भी तुमसे कोई पूछे क्या स्पॉन्टेनियस है क्या नहीं, या कब होगी या कब नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही फंक्शन आना चाहिए, क्या एंथैल्पी, एंट्रोपी या कुछ और? गिब्स एनर्जी। वेरी गुड, दिमाग में आना चाहिए गिब्स, क्योंकि गिब्स दोनों चीजें देखता है। तो गिब्स एनर्जी तुम बोलोगे फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए डेल्टा जी, यस और नो? तो तुम बोलोगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0, यस और नो अंशिका? यस। ठीक है, h माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा एच इज 500 किलो जूल्स। 500 किलो जूल तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, जूल ही ले लो इसे, किलो हटा दो, ठीक है। 500 जूल और माइनस टी हमसे पूछा जा रहा है, और डेल्टा एस कितना गिवन है? 20। एंट्रोपी चेंज माइनस 20 गिवन है, कितना गिवन है? माइनस 20। शुड बी लेस देन 0, यस और नो? ठीक है, माइनस 500 प्लस 20t शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ 20t शुड बी लेस देन 500, t शुड बी लेस देन 250 केल्विन, टेम्परेचर शुड बी लेस देन 250 केल्विन। समझ आया बात? आंसर आ गया कि हमारा 250 केल्विन रेंज है, उससे नीचे 25। यस भैया, सॉरी 25 केल्विन आया था। 25 केल्विन। 25 केल्विन तो बहुत छोटा हो गया वैसे, 500 किलो जूल ही ले लेते वैसे उसको, तो ठीक है। अच्छा, 25 केल्विन से नीचे ये रिएक्शन हो सकती है, और 25 केल्विन से ऊपर ये नहीं हो सकती है ना। तो तुम बोलोगे टेम्परेचर शुड बी लेस देन 20 केल्विन फॉर द प्रोसेस, 25 केल्विन फॉर दिस प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इससे इजी कोई टॉपिक है क्या पूरी केमिस्ट्री में? नहीं है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बस प्लस माइनस है, कुछ है ही नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, और न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है। 25 के और आएंगे तो बैग एक्सरसाइज वाले ही आएंगे, उससे आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे होगा बस, तो घबराओ मत। बैग एक्सरसाइज वाले सारे कर लो, एग्जाम्पल कर लो, उससे दूर नहीं आएगा, नहीं आएंगे। हाँ बोलो सर, वो टेम्परेचर से रिलेटेड कैसे होती है एंट्रोपी, एक बार वो समझा दो। एंट्रोपी को अगर हम अलग से देखें तो एंट्रोपी का एक फॉर्मूला है, एंट्रोपी चेंज की बात करें डेल्टा एस, ठीक है। तो अगर मैं एक सिस्टम है, ये सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, दोनों सिस्टम अलग अलग टेम्परेचर पे है, इस पे ये -20 डिग्री सेल्सियस पे है और ये -200 डिग्री सेल्सियस पे है। टेम्परेचर से मॉलिक्यूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे हम 100 डिग्री पे आते हैं तो पानी को देखा है बॉईल करते हुए ऐसे 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 हिलता है, देखा है? तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी आती है, हाँ या ना? टेम्परेचर से रैंडमनेस आती है, अगर हीट देंगे तो रैंडमनेस आएगी हीट से, तो हीट देने से एंट्रोपी बढ़ेगी, तो हीट दी तो एंट्रोपी चेंज बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, हीट देने से एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, अब हीट अगर बराबर दूं, इसको भी 10 जूल दूं और इसको भी 10 जूल दूं, दोनों को कितना दूं? 10 जूल। तो 10 जूल की अहमियत किसको होगी, जो -20 पे है या -200 पे है? -200 पे, वो बिल्कुल उसके पास हीट है नहीं, उसके काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो चेंज इन एंट्रोपी, रैंडमनेस किस पे ज्यादा आएगी? 10 रुपए की अहमियत जिसके पास 20 रुपए लोन हो या 200 रुपए लोन हो, किसको ज्यादा होगी? 200 को, क्योंकि 200 में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो वो 10 जूल का जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो किस में ज्यादा आएगा? 200 वाले में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है एज कंपेयर टू दिस। समझ आ रही है बात?
सर Yes, ना भैया। एंट्रोपी चेंज -20 में आएगा, उससे ज्यादा आएगा -200 में। हाँ, और ये तब जब हीट बराबर दी जाए। हीट अगर चेंज हो गई तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हीट ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है। हम हीट बराबर दे रहे हैं पर अलग अलग टेम्परेचर पे। व्हेन हीट इज कांस्टेंट तब ये हम रिलेशन देख रहे हैं। व्हेन हीट सप्लाइड इज सेम तो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंट्रोपी चेंज। बात समझ में आई सबको? यस और नो? तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू, इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, या 1 मान लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। इसको यूज करके हम कभी इसको एंथैल्पी भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? डिपेंड करता है कि वो एंथैल्पी सिस्टम की है, सराउंडिंग की है, एंट्रोपी सिस्टम की है, सराउंडिंग की है, उस हिसाब से। तो वी कैन ऑल्सो टेक इट एज क्यू, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। समटाइम्स वी कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो, बट कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। कंडीशंस अप्लाई माने कभी कभी, कंडीशंस अप्लाई माने कभी कभी, ठीक है। सर ने क्या लिखा है, वन हीट सप्लाइड इन। व्हेन हीट सप्लाइड इज सेम, जब हीट सेम होता है तब एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके सर। ठीक है। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला क्लियर हुआ है दिमाग में, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, गौरव क्लियर? छवि? सर पहले वाला क्वेश्चन एंट्रोपी के फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना? एंट्रोपी के फॉर्मूले से कर सकते थे पर वो कंफ्यूजिंग वे होता है। गिब्स एनर्जी वाला सबसे इजी वे है, ठीक है। एंट्रोपी से कर सकते थे, उसमें तुम्हें एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी लेनी पड़ेगी और फिर एंट्रोपी टोटल लोगे और फिर उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे कि एंट्रोपी बढ़ती है या नहीं, जसलीन, ठीक है। तो क्योंकि सेकंड, सर हाँ हमें बोलो। जब डेल्टा एच दे रखा था, डेल्टा एच दे रखा था, तो अपॉन में टी टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस आ जाता। आ जाता, पर जो तुम्हारी एंट्रोपी चेंज है वो हमारा सिस्टम का है, ठीक है, और एंथैल्पी चेंज को तुम माइनस लोगे, ठीक है। तो हाँ, सिस्टम की हीट आ जाती, पर उससे फर्क, उससे टेम्परेचर पता चलता, उससे ये थोड़ी पता चलता रेंज क्या है। तुम्हें इक्वल आ जाता ना टेम्परेचर उस केस में। अच्छा, ओके ओके। और वो गलत तरीका भी है, मतलब क्योंकि तुम्हें अब हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सिस्टम पे लिए, सराउंडिंग के लिए, तो उस तरीके से तुम्हारी वैल्यू आ जाएगा आंसर, पर वो तरीका अगर तुम उसको सही से करना जानते हो तो तुम उसको समझा सकते हो। अदरवाइज इट इज ऑलवेज इजी टू यूज डेल्टा जी, ठीक है। Okay, okay. नेक्स्ट, अब हमारा आ रहा है एंट्रोपी चेंज हो गया। एंट्रोपी चेंज के बाद क्या पूछ रहे थे? एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चंस कह रहे थे। एक बैग एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन भी रहते थे हमारे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन तो हम बाद में करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहे कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO, ठीक है। तो और 2 रिएक्शन दे रखे हैं, तो बोल रहे हैं इन 2 चीजों को देखकर कुछ कहो कि NO स्टेबल है या नहीं। कोई कहना चाहेगा तो रेज योर हैंड प्लीज, आई वुड लव अगर तुम कुछ पार्टिसिपेट करो, एक्सप्लेन करो बिना गूगल पे देखे। सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये 2 रिएक्शन दे रखी हैं, जो जो डेटा गिवन है, इसको देखकर NO के बारे में कुछ शब्द बोलो कि वो स्टेबल है कि नहीं। विशेष, युवराज, युवराज तुमने कहां तक किया है थर्मो? सर हेस लॉ तक करा है अभी। हेस लॉ तक किया है, तो हेस लॉ के बाद ही ये सारा आज वाला समझ आया? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आया। तो शायद सेकंड वाली स्टेबल है, उसके पास एनर्जी कम है। नहीं, NO तो एक ही है, NO तो एक ही है ना। वो NO का बनाना दिखा रहा है, NO का फिर NO2 बनना दिखा रहा है। इन दोनों को देखकर NO के बारे में बोलना है, ठीक है।
क्या बोलोगे वो बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा, मेरी मेहनत में कोई सर जब बोलना चाहेगा? डेल्टा एच हाँ पॉजिटिव जस्ट, होगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, और अगर जब क्या हो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। अनस्टेबल होगा क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सर वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस हो सकती है अगर एंडोथर्मिक है तो तुम बोलना और चाह रहे डेल्टा हो एनओ वाली, एनओ कम बनेगा क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, ऐसा? क्योंकि क्या सही बोल रहे हो जसलीन, आधा पार्ट बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो देखो ये सोचो एनओ स्टेबल है या नहीं, तो एनओ स्टेबल है या नहीं तो उसको दो तरीके से सोच सकते हो। क्या एनओ बनता है? अगर एनओ बनता है आसानी से तो वो स्टेबल है, ठीक है। अगर एनओ, क्या एनओ किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है तो हो सकता है वो अनस्टेबल हो। समझ में आ रही बात? कोई चीज बने ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल होगी, तभी बन रही है ना। और अगर कोई चीज बने पर वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए तो वो अनस्टेबल है यस ना। सर। तो दो रिएक्शंस है हमारे पास, इन दोनों को देखते हुए हमें कुछ बोलना है। तो पहले मैं ऊपर वाली रिएक्शन को देखता हूँ। तो ऊपर वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ऊपर वाली रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। अच्छा, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है शिवाली, यस और नो? The यस second सर। statement अच्छा, ये spontaneous है। स्पॉन्टेनिटी के लिए शिवाली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? सर प्लीज रिपीट। ये जो डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या ये फेवरेबल है स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, या अनफेवरेबल है? सर फेवरेबल। नहीं, अनफेवरेबल। देखो हमने दो प्रोसेस पढ़े आज स्पॉन्टेनिटी के, क्या थे वो? पहला क्या था? फेवरेबल। हाँ, तो डेल्टा एच सर क्या होना चाहिए डिफ्यूजन था? एंथैल्पी और डेल्टा एंट्रोपी एच नेगेटिव इंक्रीजिंग। होता है फेवरेबल, और डेल्टा एस क्या फेवरेबल होता है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच यहाँ पे अनफेवरेबल है हमारे लिए। क्या है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। ठीक है, अब इसका डेल्टा एस भी देख लेते हैं। डेल्टा एस को हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर उसका साइन हम रिएक्शन को देख के ही निकाल सकते हैं। तुम देखो कितने गैस मोल्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे कितने? यहाँ पे दो मोल, हाफ और हाफ, एक मोल है, में 1 है। और यहाँ पे एक मोल है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, क्योंकि दोनों जगह, सॉरी, एंट्रोपी चेंज क्या होगा? जीरो, क्योंकि उधर भी एक गैस का मोल है, इधर भी एक गैस का मोल है। तो क्या रैंडमनेस बढ़ी या घटी या बराबर रही? सेम रहा। बराबर सर रही। तो गैसेस तो 2 है ना, हाँ, डबल हो जाएगा ना। जैसे N2 भी वो है, गैस है, तो उसका मोल 1 होगा, हाफ मोल लिया ना, उसका हाफ मोल, इसका हाफ मोल, तो टोटल 1 मोल गैस हो गई ना। ओके ठीक है सर, ठीक है। तो इधर एक मोल है, इधर एक मोल है, आधा आधा, एक इधर, एक 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 गैस मोल, तो एंट्रोपी जीरो। समझ आया? ठीक है, तो अगर एंट्रोपी जीरो है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, गिब्स में डाल लो अगर तुम्हें कुछ नहीं सोचना तो डेल्टा एच पॉजिटिव और माइनस टी डेल्टा एच जीरो, तो डेल्टा जी क्या आएगी? तो इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस। मतलब NO डज नॉट फॉर्म ऑन इट्स ओन। क्या NO खुद बनता है? नहीं बनता। नो। नो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या NO किसी और चीज में टूट जाता है। तो ये देखो इसके लिए डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। तो ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल। फेवरेबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा एस भी देख लेते हैं, डेल्टा जी में डालना है तो इस बैग नहीं, कल वाला बैग वहीं पे होगा। पूछा है तुमने वहां से? बोला उन्होंने, बोला इधर इसके अंदर भी देख लो। अच्छा नीचे देख लो एक बार, नीचे भी देख। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 1 मोल ये और हाफ मोल ये, 1.5 मोल, और यहाँ पे 1 मोल। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? स्पॉन्टेनिटी कम हो रही है वैसे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी क्या हो रही है? कम।
तो इस रिएक्शन के बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। NO हाफ O2 गिव्स NO2, 1.5 से 1 हो रही है, तो 1.5 से 1 स्पॉन्टेनिटी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। कम हो रहा है ना सर, हाँ पहले 1.5 थी, अब 1 हो गए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार डेल्टा जी फिर भी बना लेते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी को अगर नेगेटिव होना पड़ेगा, डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। डेल्टा एच कितना है, 74,000। ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब हमारे पास माइनस टी डेल्टा एस शुड बी माइनस 74,000। माइनस माइनस साइन हटाऊं तो डेल्टा टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 74,000। ठीक है, टी डेल्टा एस 74,000 से बड़ा होना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। और टेम्परेचर अब हम 298 केल्विन पे लेंगे अगर ये टेम्परेचर, तो अच्छा ऐसी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगी या हाई टेम्परेचर पे, ये बता सकते हैं? लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होनी चाहिए। फिर डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव। टी इज 74,000 बाय डेल्टा एस, यस और नो? ठीक है, डेल्टा एस की अगर हमें वैल्यू गिवन होती तो हम बोलते टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इस पे जाएगा, टेम्परेचर शुड बी, कुछ खास बोल नहीं पा रहे इसमें, पर पॉइंट इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इसको इधर से डिस्कस करते हैं फिर, क्योंकि इसमें हमें वैल्यूज डायरेक्ट एंट्रोपी की नहीं गिवन, तो हम ज़्यादा कहानी नहीं बना पा रहे इसमें। पर इसमें ये बात तो सच है कि डेल्टा जी इसके अंदर क्या है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है, नहीं सॉरी, डेल्टा एच है नेगेटिव। ठीक है, और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव के साथ जब ये नेगेटिव आएगा तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर डेल्टा जी को नेगेटिव रखना है, अगर डेल्टा जी को क्या करना है, नेगेटिव रखना है, तो टी डेल्टा एस शुड बी लो, तो ऐसा रिएक्शन शुड विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। रिएक्शन किस पे स्पॉन्टेनियस होगी, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बात ये है, हमारा अगर लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर माने रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही मोस्टली ये बात आएगी कि एंट्रोपी की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो द पॉइंट बीइंग दिस कि यूजुअली लो टेम्परेचर वाली रिएक्शंस को हमें या तो बहुत ठंड में आइस में या केल्विन इतना लोअर करना पड़ता है, पर कोई चीज़ अगर स्टेबल होती है ना स्टेबल होती है तो वो हम किस पे देखते हैं, रूम टेम्परेचर पे देखते हैं। कोई चीज़ स्टेबल है अनस्टेबल या हर टेम्परेचर पे देखते हैं, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी तो स्टेबल होगी, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे तो हम बोल रहे हैं कि ये यूजुअली लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, तो रूम टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो भी एंट्रोपी पे डिपेंड करेगा। तो ये फंसा दिया है क्वेश्चन में। तो पॉइंट इज दिस कि हम इतनी सी बात इसके बारे में बता सकते हैं, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अब अगर मैं ऊपर वाला क्लू देखूं उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि NO बनेगा नहीं, और पर ये बात कह रहा है कि NO फिर भी NO2 में टूट सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस तो नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि इसने बोल दिया कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये तो बोल ही दिया नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो पॉइंट इज दिस कि NO का बनना आसान है, NO का बनना क्या है, आसान, और NO2 में वो जा भी सकता है, सॉरी मुश्किल है। NO का बनना नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो NO बनेगी या नहीं बनेगी, ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी, तो NO बनेगी या नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और अगर NO बनेगी तो शायद वो NO2 में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो इन दो क्लूज को देख के तुम क्या बोलोगे कि NO इज नॉट वेरी स्टेबल थर्मोडायनेमिकली गिवन द अबव कंडीशंस, NO इज नॉट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली।
एट टेम्परेचर, चलो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इट इज नॉट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली। रिपीट करूं या क्लियर है, बोलो मुझे। सर हाँ बोलो। सर जैसे कई रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सर ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? अच्छा, मुझसे किसने पूछा था? प्रणव तूने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था? आइस की मेल्टिंग नहीं, वाटर का फ्रीजिंग। हाँ, जैसे प्रणव ने मुझसे पूछा कि जैसे हम शिमला जा रहे हैं या लद्दाख जा रहे हैं, तो वहाँ पे पानी जो है वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें H2O लिक्विड, क्या बन जाता है? H2O सॉलिड। इस प्रोसेस में डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, कम हो रही है? डिसऑर्डरनेस कम हो रही है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है। लिक्विड जो होता है फिर भी घूम सकता है, सॉलिड जो होता है वो फिक्स हो जाता है। तो इसके अंदर एंट्रोपी चेंज, सॉरी नेगेटिव है, क्या है? एंट्रोपी कम हो रही है ना, तो एंट्रोपी कम यानी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। तो ये प्रोसेस गिव्स एनर्जी के अकॉर्डिंग। अच्छा, और जब वाटर आइस में फ्रीज होता होगा, देखो आइस पानी में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, ये वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। तो डेल्टा एच इसका क्या होगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना? तो अगर मैं बोलूँ डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो बात आ जाएगी फिर किस पे? क्योंकि ये टर्म पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बात आ जाएगी टेम्परेचर पे। तो ये प्रोसेस जब ये यूनिट कम होगी, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, पॉजिटिव वाली टर्म जब कम होगी तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आइस लो टेम्परेचर पे फ्रीज होती है और हाई टेम्परेचर पे नहीं होती। तो कृतिका, तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि कोई रिएक्शन क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, तो ये एग्जांपल है ना? सर लेकिन फिर हाई टेम्परेचर पे हमें एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी अगर करना हुआ तो? हाई टेम्परेचर पे ये होगी ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ प्रोसेस है जो तुम किसी टेम्परेचर पे कर ही नहीं सकते, तो होगा ही नहीं। प्रेशर लगा के हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंसी बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो हो सकता है आइस 0 डिग्री से पहले भी बन जाती हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, पर कुछ चीज़ें आगे जाके मतलब हो सकता है हायर टेम्परेचर पे वो कभी स्पॉन्टेनियस ही ना हो। समझ रहे हो बात? ओके सर, मतलब फिर सर स्पॉन्टेनिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ना? हाँ, टेम्परेचर पे तो करती है, गिव्स एनर्जी में स्पॉन्टेनिटी में टी आ रहा है ना। ठीक है, हाँ। थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के एक हिसाब बार क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट कर दो। से। 21 में देखो, पहली रिएक्शन के ऊपर हमने थोड़ी सी डिस्कशन करी। डेल्टा जी जो है वो इसमें पॉजिटिव गिवन है, और डेल्टा टेम्परेचर एंट्रोपी चेंज 0 है, ठीक है ना? एंट्रोपी चेंज 0 इसलिए क्योंकि 1 1 दोनों गैस के मोल्स बराबर है। ये बात क्लियर है यस जसलीन? सर। तो इसका डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यस तो NO को बनाने वाली रिएक्शन, NO को बनाने वाली रिएक्शन नहीं होती खुद, ये बोल रहे हैं हम। यस अगर NO खुद बनता नहीं है तो क्या वो स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ जो वो नहीं बन रहा? कोई चीज खुद स्टेबल। नहीं बोल रही तो वो अनस्टेबल है। हाँ अगर वो स्टेबल होती तो वो खुद हो जाता, है ना? दूसरी चीज, NO चलो तुमने बना भी ली, फिर भी इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस में डेल्टा एच नेगेटिव है और एंट्रोपी वैसे पॉजिटिव है। पर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है लो टेम्परेचर पे। दैट मीन्स अगर NO तुमने बना भी ली तो वो NO2 में टूट सकती है। हाँ या ना? यस पहली बात, NO बनेगी नहीं। पहली रिएक्शन क्या कह रही है? NO खुद बनेगी नहीं। और दूसरी बात कह रही है NO अगर बनी तो वो शायद वो NO2 में कन्वर्ट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो इन दो क्लू को देख के तुम क्या बोलोगी कि NO इज स्टेबल या NO इज नॉट स्टेबल? अनस्टेबल। हाँ, तो बस वही बोला, इट इज नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा। सर ये सेकंड रिएक्शन जो है NO वाली वो गलत है ना फिर? नहीं, रिएक्शन गलत नहीं है, पर उससे हमारा डेफिनेटिव प्रूफ नहीं आ रहा। ठीक है,
कभी कभी इन्वेस्टिगेशन करने वालों को पता नहीं चलता कि किसने किया है, पर दो चार क्लूज को मिला के थोड़ा बहुत देखते हैं तो एक क्लू से पक्का आंसर आ रहा है, दूसरे क्लू से अभी पता नहीं चल रहा पूरा। पर इट इज ऑल्सो नॉट रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी कि वो NO2 बनेगा, है ना। ओके सर। हाँ, इस टाइप के और क्वेश्चन करा दो। सर सर एक क्वेश्चन भेज दो, कराओगे आप? कौन सा क्वेश्चन? हाँ बोलो। सर एक भेज दो क्वेश्चन। भेजो, पर सर अभी वो ज्यादा मोल्स मत मेल पे भेज सकता है। सर आईडी नहीं है। ये proscience.in@gmail.com। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे कृतिका? सर ज्यादा मोल्स होना मतलब ज्यादा एंट्रोपी है गैसियस मोल ज्यादा होंगे तो, सर। या अगर लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो तो, लिक्विड से लिक्विड, सॉलिड से सॉलिड, उन केसेस में भी नहीं पता चलेगा। मतलब सिर्फ सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस वगैरह वाला। हाँ, और वैसे अगर सॉलिड से 200 चीज़ें बन जाती हैं अलग अलग तो भी एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा है, ऐसे भी देख सकते हो। मतलब सब मोल से पता चलता है ना पर entropy? डिसऑर्डरनेस से हाँ पता चलता है, पर वो गैसेस पे हमें डेफिनेटिव पता चलता है तो हम वो गैसेस पे लगाते हैं। ठीक है, मोल का चेंज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वो तो गैसेस सर में पता चलता है। वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता इसलिए। हाँ, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम सबका बराबर होता है। एवोगाड्रो लॉ कहते हैं 1 मोल ऑफ गैस हैज द इक्वल वॉल्यूम, पर लिक्विड में ये अप्लाई नहीं होता, सॉलिड में अप्लाई नहीं होता। तो कोई भी गैस होती है उनकी वॉल्यूम सेम होती है, तो इसलिए वॉल्यूम पे हमें डेफिनेटिव आंसर मिलता है गैस पे। ओके सर। अच्छा, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो H2O को बनाया जा रहा है, H2O entropy change in the surrounding when 1 mole of H2O liquid is formed under standard condition. फॉर्मेशन देखो, एंथैल्पी वाले सुन लो, जब कोई चीज बनानी है तो वो कितना बनानी है? 1 मोल। फॉर्मेशन की एंथैल्पी लिखते वक्त जो बनाना है वो क्या होना चाहिए? 1 मोल। बाकी चीजें चाहे चेंज हो तो ठीक है। यहाँ पे H कितने हैं? 2, तो यहाँ पे H कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। यहाँ पे 2 है, इसको हाफ कर, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गई। अब इसकी गैस एंट्रोपी देखने के लिए यू वुड रिक्वायर व्हाट? यू वुड रिक्वायर द स्टेट्स। वो कह रहे कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है? -286 किलो जूल पर मोल। और तुम्हें निकालना क्या है? एंट्रोपी चेंज। क्या निकालना है? एंट्रोपी। स्पॉन्टेनिटी तो नहीं बोला उसने, एंट्रोपी का फॉर्मूला अलग कराया था स्पॉन्टेनिटी गिब्स से, क्या था? डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। क्यू बाई टी पहले, है ना? Q/T। अच्छा, अब टेम्परेचर नहीं गिवन, पर जब नॉट लगा होता है ये स्टैंडर्ड होती है। ये क्या होती है? और स्टैंडर्ड हमारा टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन, थर्मोडायनेमिक्स में 298 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यहाँ पे 298 हो गया। अब हमें क्यू चाहिए। ठीक है, अंडर ये प्रोसेस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ ना गिवन हो तो हम मानते हैं वो प्रोसेस क्या हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर, तो जो हीट होती है वो क्यूपी होती है, और क्यूपी डेल्टा एच की इक्वल होती है। क्यूपी किसकी इक्वल होती है? डेल्टा एच अपॉन 298। अब बस ये देखना है, एंट्रोपी चेंज इन दी सराउंडिंग बोला है। जो तुम एंथैल्पी डाल रहे हो किसकी डाल रहे हो? सिस्टम की डाल रहे हो, क्योंकि ये रिएक्शन की दे रखी है ना। रिएक्शन की दे रखी है या बाहर की दे रखी है? रिएक्शन। तो ये सिस्टम की है या सराउंडिंग की है? तो डेल्टा एच सिस्टम डाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे डाल रहे हैं -286 अपॉन 298। ये जो आया है ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आया है, सराउंडिंग आया है? सिस्टम। सिस्टम आया। सिस्टम। तो सराउंडिंग का करने के लिए तुम एक काम करोगे, इसको ऐसे नहीं चेंज करोगे, तुम डेल्टा एच सराउंडिंग लिखोगे। तो इसमें तुम अगर कोई हीट सिस्टम से निकलती है तो वो सराउंडिंग में क्या होती है? ऐड। नेगेटिव। अगर कोई चीज़ सिस्टम से निकलती है तो सराउंडिंग में जाती है, तो सराउंडिंग में मैं बोल सकता हूँ अगर इसमें एब्जॉर्ब हुई है तो उसमें रिलीज हुई है, अगर उसमें रिलीज हुई है तो इसमें एब्जॉर्ब हुई है, तो इनमें माइनस का साइन रहेगा। तो -286 अपॉन 298 केल्विन से
हमारे पास आ जाएगी। ये सिस्टम और सराउंडिंग वाला समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये जो रिएक्शन थी, ये इस रिएक्शन की दे रखी है एंट्रोपी चेंज, यस और नो महक? यस सर। तो ये एंथैल्पी चेंज दे रखा है रिएक्शन का। तो जब तुम हाँ सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब तुम रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो या किसी और चीज को? रिएक्शन। रिएक्शन के लिए दे रखी है, तो रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सिस्टम क्या हुआ तुम्हारा? ये रिएक्शन जहां हो रही है वो सिस्टम, और ये रिएक्शन के आसपास जिस बीकर में ये रिएक्शन नहीं हो रही वो क्या हो गया? सराउंडिंग, उसके बाहर। सराउंडिंग। अगर कोई बीकर में ये रिएक्शन हो रही है मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये सिस्टम है, रिएक्शन जहाँ पे हो रही है, तो यहाँ से वो कह रहे हैं हीट रिलीज हुई। क्या हुई? हीट रिलीज हुई। तो सराउंडिंग में वो ऐड हुई, यस और नो? यस सर। अच्छा किलो जूल में था, इसको 1000 से भी करना पड़ेगा, तो जूल अभी किलो जूल में आएगा ये आंसर, ठीक है। अच्छा तो वही मैंने किया, अगर सिस्टम से कोई चीज़ रिलीज हुई तो सराउंडिंग में वो ऐड हुई, तो हमने उसका साइन बस पलट दिया, क्योंकि एक चीज़ में अगर रिलीज हुई है तो दूसरे में ऐड हुई है तो वो नेगेटिव हो जाता है साइन। तो सिस्टम को सराउंडिंग चेंज होते रहते हैं क्या चीज़? साइंस। साइन चेंज नहीं होते। अगर हीट एक साइड एब्जॉर्ब हो रही है तो वो पॉजिटिव होता है, रिलीज हो रही है तो नेगेटिव होता है, यस और नो? यस सर। सिस्टम ने रिलीज किया है तो उसके लिए क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। वो हीट नेगेटिव। सराउंडिंग ने क्या किया है? सराउंडिंग ने उस हीट को एब्जॉर्ब किया है, महक, यस और नो? यस सर, फिर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर। हाँ, तो अगर वो नेगेटिव थी तो ये पैसे पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो एब्जॉर्ब करती तो इसके लिए नेगेटिव होती। ये चीज हम अप्लाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको, यस और नो? विशेष भेज दिया? यस सर। इसमें लॉगिन नहीं है मेरा। एक दूसरे आईडी पे भेजो, वो मेरा इस पे लॉगिन नहीं है, ये इस पे भेजो। फिर से फॉरवर्ड कर दो, mayankdhawan3@gmail.com। ठीक है, स्पेलिंग देख ली? यस सर। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारा एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी, इसके क्वेश्चन और कराने, ये कह रहे थे, करा दूंगा कोई बात नहीं, अभी रिवीजन में अगर टाइम बचेगा तो। वैसे सिर्फ डायरेक्ट साइज भी कर लोगे उतना, और एग्जाम्पल कर लोगे, एक एक भी टाइप काफ़ी है, हर एक टाइप अलग होता है एनसीईआरटी। तो ऐसा नहीं होता इसमें कि भाई एक हो गया, जैसे मैथ्स में होता है ना, एक हो गया उसके जैसे दो और आते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। तो इसलिए इसका एक एक क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। होते कितने क्वेश्चन है इसमें? तो बहुत कम है, 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में तुम्हारा गारंटीड है कि तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स का एक भी मार्क नहीं कटेगा। ये 22 और 10 5-6 एग्जाम्पल होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन में तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है ना, तो फिर तुम छोड़ते क्यों? ठीक है। अच्छा अब किसी को हेस्लॉ और उसमें भी डाउट था एंथैल्पी में? भेज दिया। ठीक है, देख रहा हूँ। एंथैल्पीज हमारी पहली थी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आता है, हाँ या ना? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, हर्ष प्रजापति, यहाँ पे देखें, Na सॉलिड गोज टू Na गैस। सब्लिमेशन माने सॉलिड टू गैस, मतलब बोलो सॉलिड टू गैस। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने मेल्टिंग। NaCl की बोल रहे हैं तो NaCl सॉलिड तो NaCl लिक्विड। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस, H2O लिक्विड गोज टू H2O गैस। ये तीन समझ आई, हाँ या ना? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को कंबस्ट करना है, किसी को कंबस्ट करना है तो ऐड ऑक्सीजन टू 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन ऐड करनी है, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर दो CO2 बनाने के लिए, तो ये रहेगा 1, तो ये बनेगा CO2, ये क्या बनेगा? अच्छा CO2 1 मोल, इसमें ये 1 मोल रहना चाहिए जिसको कंबस्ट कर रहे हैं, ये क्या रहना चाहिए? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करते हैं ऑफ सपोज सोडियम, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसको
अगर ये कोई चीज़ है तो सॉलिड, इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, विशेष का क्वेश्चन भी देख लें मेरे को। ये तो हेस्लॉ का हो गया, ये किसका? Calculate the enthalpy of hydrogenation of C2H6 to C2H4 given bond energies of CH, C triple bond C, CH2 कराता हूँ। इसका अभी ना एंट्रोपी से रिलेशन है ना उससे रिलेशन है, ये हमारा बॉन्ड एंथैल्पी से आएगा। अभी विशेष जैसे ही आता है उसके साथ कराता हूँ ये टॉपिक, ताकि सब रिलेट कर सके, ठीक है। अच्छा, तो Na solid goes to Na gas, enthalpy of एटमाइजेशन ऑफ, अगर कोई ऑलरेडी गैस है जैसे Cl2 गैस, तो उसे गैसियस एटम में तोड़ देना है। किस में तोड़ देना है? तो एटमाइजेशन में याद रखना है कि प्रोडक्ट शुड बी गैसियस एटम। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? गैस एटम। प्रोडक्ट होना चाहिए गैस एटम। अगर वो सॉलिड है तो उसे गैस एटम बनाओ, अगर वो ऑलरेडी गैस है, मॉलिक्यूल है, तो उसे गैस एटम बनाओ, तोड़ के एटम बनाना है मॉलिक्यूल को भी। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ ये ट्राई करो पहले, फिर मैं और आगे करा रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH या फिर C6H12O6 करके दिखाओ। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ C6H12O6 करके दिखाओ। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Ki करके दिखाओ। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन करके दिखाओ C6H6। ये 3 बना के देखो, ट्राई करो।
यस, ठीक है। मैं तुम्हारी क्लासेस ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं बीच में छुट्टियाँ लूँगा, ठीक है, जितने, क्योंकि जब तुम्हें फिजिक्स की तब बैकअप मिल जाएगी उस टाइम पे मैं केमिस्ट्री ऑफ लूँगा बाद में कुछ क्लासेस, ठीक है। तो अभी जितना जल्दी जितना मैं खींच रहा हूँ खींच लो मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम फिर बाद में ऑफ भी लूँगा मैं बीच में, तो याद रहे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को अगर हम करना चाहें तो C6H12O6 breaks into 6 carbon plus gaseous plus 12 hydrogen gases plus 6 O gases। बस देखो, इसमें अच्छी बात यह है ना कि तुम्हें याद थोड़ी करना है कि कोई चीज बनती है नहीं बनती है, होती है नहीं होती। इसमें बस उसको गैसेस एटम में तोड़ना। फॉर्मेशन में एलिमेंट्स होते हैं, O2, H2, कार्बन ग्राफाइट, ठीक है। इसमें गैस एटम, बस अपनी डेफिनेशन से स्टिक रहना है कि क्या गैस एटम बनाने हैं, कार्बन का गैस एटम बना दो, हाइड्रोजन का गैस एटम बना दो, ऑक्सीजन का गैस एटम बना दो, बस करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। सर 6H2 प्लस 3 O2 नहीं लिख सकते हम? नहीं लिख सकते, वो एटम है या मॉलिक्यूल है? सर मॉलिक्यूल। हमें क्या लेना है? गैस एटम, एटम। ठीक है। ओके सर। Ki solid goes to Ki गैस, बनी ना रिएक्शन। अच्छा, कंबशन, C6H12O6 C6H6 को O2 से कंबाइन करना है, किससे करना है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमेशा दो चीजें बनाता है, CO2 और H2। अच्छा, क्या चीज ये नहीं करनी? 1 मोल, ये 1 ही रहना चाहिए, बाकी चीजों को चाहे फ्रैक्शन में जाए। कार्बन 6, हाइड्रोजन 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन काउंट करने हैं, 6 और 2 12, 12 और 3 15, 15 बाई 2 O2, 15 बाई 2 O2। समझ आया सबको? सर मतलब जितने भी हम रिएक्शंस एक एक करके, हाँ बोलो बेटा, एक मिनट, हाँ बोलो। सर हम जितने भी रिएक्शंस कर रहे हैं इसमें नहीं, जरूरी नहीं होता ना कि वो हर रिएक्शन होती है। हाँ हाँ, ये रिएक्शन होती नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, ठीक इनको है हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, बस हमें पढ़ने के लिए काम आती है। हाँ बोलो। H2O के साथ नहीं लिख सकते, 4 लिखोगे तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे तो 6 है। अच्छा, कर्फ्यू हट गया है सैटरडे संडे का, ठीक है। तो हाँ, तो अगर मैं कल क्लास लेता हूँ तो जो आना चाहता है वो आएगा। नेक्स्ट, कल सोचता हूँ मैं, बायो की भी सोचता हूँ, कल बर्थडे है मेरा, मैं देखता हूँ तुम्हें पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ। तो चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया। तो एंथैल्पीज और भी हैं, अभी तो हमने थोड़ी सी करी है, और एंथैल्पीज बनाते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ क्या बनाऊं? आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो ये ना वैसे थी उसमें, चैप्टर 3 में। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, सपोज मैं लिख दूं मैग्नीशियम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है मैग्नीशियम से। फर्स्ट आयनाइजेशन होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हो, और सेकेंड आयनाइजेशन होगी जिसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज हो। ठीक है छवि, यस और नो? एंथैल्पी ऑफ, यस छवि? सर डेल्टा EGH किसकी है? EGH इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। Cl, तो छवि जो है फोन रख के चली जाती है, Cl बात करता हूँ उसके से, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गेन Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन गेन कराना है गैसियस एटम में, गैसियस ये बनाना है। आयनाइजेशन में भी ये गैसियस गैसियस। जब तुम्हें कंफ्यूजन हो ना, जब वो स्टैंडर्ड में ना बोले तो हमेशा वो गैसेस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में गैसेस एटम लेते हैं, इसमें भी गैसेस एटम लेते हैं, ठीक, गैसेस गैस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये, और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कौन सी डाउट करती है बोलो? किसी में इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसी से इलेक्ट्रॉन लूज कराया
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सपोज CH3NO2, फॉर्मेशन ऑफ CH3NO2, इसमें 1 मोल प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हमें CH3NO2 को बनाना है तो वो होना चाहिए 1 मोल। क्या होना चाहिए? ठीक है। मिथेन हमारा गैस होता है, तो यूजुअली नाइट्रोमिथेन भी हमारा गैस है। ठीक है। इसमें कार्बन एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट, ये 1 मोल ही रहना चाहिए। एक तो एक बात तो ये बात सच है, याद रहेगी। और इसमें एक और चीज याद रखते हैं, फॉर्मेशन में एलिमेंट्स यूज करने हैं इन स्टैंडर्ड स्टेट। जिस स्टेट में तुम उन्हें जानते हो उन्हीं स्टेट में यूज करो। कार्बन कार्बन होता है, हाइड्रोजन H2 होता है। क्या होता है? H2 गैस होता है। कार्बन सॉलिड होता है, कार्बन गैस तो नहीं होता। ठीक है, ये मैं दोनों एक जैसे बना देता हूँ, गैस और सॉलिड। अच्छा, H2 गैस, N2 गैस, O2 गैस। इसमें 1 मोल रखने की वजह से यहाँ पे 3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे H कितने हैं? 3, और यहाँ पे H2 थे तो 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, और N2 हाफ, और बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। बनानी आई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हाँ या ना? यस यस सर। दोबारा बता देता हूँ। इसमें तुम्हें प्रोडक्ट 1 मोल, जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है, और जिसको बनाने के लिए जो एटम एलिमेंट्स यूज करने हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। तो जैसे CH3, अगर मुझे किसी और को बनाना है, क्या बनाऊंगा? जैसे मुझे बनाना है सपोज Na3PO4, बनाना है Na3PO4। ठीक है, तुम खुद बनाने की कोशिश करो सारे। वैसे तुम्हें फॉस्फोरस की स्टेट नहीं बताओगे तो फॉस्फोरस की P4 है, फॉस्फोरस की P4 है। ठीक है। अच्छा, तो तुम पहले क्या करोगे हर्ष? Na3PO4 लिख दोगे, ये 1 रहेगा। अच्छा, Na कितने? Na क्या होता है यूजुअली? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड। तो Solid. 3Na, P4 का 1/4, और O2 2O2। सर P4 की शेड क्या है? नहीं गाड़ी। अच्छा, यस बोलो, इसमें क्या डाउट है अभी भी हर्ष, या क्लियर हुआ? सर P4 की शेड क्या है इसमें? P4 सॉलिड होता है। तो सर ये Na3PO4 की जैसे नहीं पता हो तो? अगर स्टैंडर्ड स्टेट ना पता हो तो? नहीं सर, स्टेट, हाँ वही मतलब। हाँ, Na3PO4 सॉल्ट है ना, सॉल्ट्स यूजुअली सॉलिड होते हैं। ये नमक है, ये सोच लो आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। ठीक है, पर सब कुछ नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट करें। हाँ सर दिखाओ। बॉन-हेवर साइकिल का यूज भी बता दो। बॉन-हापर साइकिल जो है ना, लैटिस एंथैल्पी निकालने की होती है। स्कूल में कराया है बॉन-हापर? यस। यस सर। हाँ, करण तुम देखना, क्योंकि प्रणव तो कह रहे नहीं कराया। सागरिका कराया है सागरिका, या चली गई? सर कराया है। कराया है, ठीक है, मैं हमें कराऊँ। तो कर रखा है। प्रणव को नहीं पता। ठीक है, शुभम सर आ गए। चलो वो शुरू करें एस ब्लॉक। इसके बाद थर्मो का ये 5 मिनट का देखो, break इतना हो तो हो गया। जाएगा कि कवर कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे, इतना तो करा दिया मैंने। इससे पहले तो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, वर्क रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, उनके फॉर्मूलाज डायरेक्ट लगते हैं, वो याद कर लेने हैं, एंथैल्पीज बना लेनी है, डेरिवेशंस कर लेनी है बस, और ये टॉपिक। सर
हेसेस लॉ में बार आएगा, बता दो। बॉर्न हार्बर साइकिल अभी तो मैं नहीं दे रहा टेस्ट में, अब जैसे टाइम मिलेगा मुझे आगे, मैं वो बॉर्न हार्बर वगैरह भी जो टॉपिक्स रह गए मुझे याद रहेगा, या तुम्हें याद रहेगा तो तुम मुझे याद दिला देना, मैं रिवाइज करा दूंगा, और विशेष तुम्हारा क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। सर हाँ सर जैसे ना एक डेरिवेशन करनी थी, पेपर में आई थी कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ मतलब आइसोथर्मल होना चाहिए वो, तो उसमें सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस रिवर्सिबल से डब्ल्यू में डेल्टा यू, रिवर्सिबल था, हाँ रिवर्सिबल था। रिवर्सिबल में W को माइनस 2.303 NRT log VF/VR डाल दोगे। सर मतलब वो जो आइसोथर्मल और उससे तो कोई वो नहीं था ना एक्सपेंशन से। आइसोथर्मल से डेल्टा यू जीरो, तो सर मतलब वो केस में पुट करना था, फर्स्ट लॉ में पुट करना था, उसको नहीं, डिराइवेशन बोल रही हो। नहीं, रिवर्सिबल वर्क की डेरिवेशन निकालनी थी, लाइक जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करना था। रिवर्सिबल वर्क को अलग से लिखा हुआ था या फिर आइसोथर्मल रिवर्सिबल लिखा हुआ? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। तो तुम एक काम करते, रिवर्सिबल वर्क का पहले डेरिवेशन कर लेते और फिर उसको एंड में फर्स्ट लॉ में डाल के डेल्टा यू को जीरो कर देते। हाँ सर यही करा सर। तो इससे इससे कंफर्म हो जाता कि टीचर जो चाह रही है वो हो जाएगा। चलो तो अब हम कर रहे हैं एस ब्लॉक पे।